लिए भी एक अवसर है जब वैश्विक मंच पर हम लोग अपनी छवि को अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। तो विकास और इस प्रकार के अवसर से ध्यान हटाने के लिए यह इस प्रकार की बयानबाजी है, इसके पीछे कोई अन्य हेतु नहीं। अब जैसे कि काफ़ी सारे मायावती जी ने कहा कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ा है रामचरितमानस नहीं। आपके अखिलेश जी ने कहा कि हमारा अंबेडकर जी ही हमारा धर्म है। फिर अब वो कह रहे हैं मैं भी शूद्र हूँ और वो आपसे ये सवाल जो है सदन में पूछना भी चाहते हैं। तो इन सब को आप क्या जवाब देंगे? इससे सीधा साधा जवाब क्या है? सदन में जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न का जवाब भी उसी प्रकार का सीधा जवाब सदन में उसका मिलेगा। जो क्या है? मैं कह रहा हूँ जब सदन में प्रश्न आएंगे, जहाँ से प्रश्न आएगा वहाँ से उसका जवाब भी देंगे। जी, ये रामचरितमानस को उत्तर प्रदेश में जो राम जन्म की भूमि भी है यहाँ पर उसको जलाया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या जो लोग ये कर रहे हैं? कार्रवाई हो चुकी है जी। और रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है और रामचरितमानस के प्रति सनातन आस्था जी उत्तर भारत के हर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हर सनातन धर्मावलंबी सुंदरकांड का पाठ कराता है। दूसरा, अक्टूबर से लेकर के सितंबर के अंत से लेकर के और दिसंबर के प्रारंभ तक उत्तर भारत के हर गांव में रामलीलाओं के मंचन होते हैं। रामलीलाओं का मंचन की शुरुआत भी संत तुलसीदास जी ने की थी। रामलीलाएं पूरे गांवों को जोड़ती हैं और जिन लोगों को रामचरितमानस के इस भाव के बारे में जानकारी होती ना, वे लोग इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाते। आखिर उसी रामचरितमानस में निषाद राज का भी चित्रण है और उसी रामचरितमानस में सबरी का भी चित्रण है जी। तो बुद्धि का फेर है। पर राजनीति में बैकवर्ड वोट्स को गैल्वेनाइज करने का एक ये तरीका भी हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत विभाजन झेल चुकी है और विभाजन के कारण पहचान का संकट भी देख चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब बार बार विभाजनकारी ताकतों को ठुकराई है। 14 में ठुकराया, 17 में ठुकराया, 19 में ठुकराया और 22 में भी जवाब दे चुकी है जी। इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। वो लोग कितना भी माथापच्ची कर लें, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। आपने तमाम चुनाव की बात की तो 2014 में 71 सीट लेकर बीजेपी यहाँ आई थी, 2019 में 63 सीट, 2024 में आप कितनी सीट देखते हैं? देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज़्यादा सीटें यहाँ पाएगी और बेहतर परिणाम देगी। 2014 की 71 सीट का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है? मैंने कहा ना, बेहतर परिणाम हम यूपी से देंगे। अच्छा, तो ये कैसे आपको लगता है? मान लीजिए कि सारी पार्टियां साथ एकजुट हो जाएं और एक ही कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा करें तो क्या होगा? ये 19 में हो चुका है, ऐसा है नहीं कि कोई नया हो रहा है। 19 में सब हो चुका है, ये सारा प्रयोग हो चुके हैं यूपी में। एक कास्ट सेंसस की डिमांड आई है जो कि काफ़ी प्रदेश देख भी रहे हैं, बिहार में काम शुरू भी हो गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अभी तक कुछ इस पर वो नहीं हुई। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या करेंगे आप? ये सेंसस की कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कराती, भारत जनगणना आयोग कराता है और जो भी उनकी अपनी गाइडलाइन होगी, जो भी उनके कार्यक्रम होंगे, राज्य सरकार उसके अनुसार चलेगी और राज्य सरकार उसी आधार पर अपने कार्यक्रम का। पर क्या आप उसके सपोर्ट में हैं? मैंने कहा ना, जो भी भारत सरकार तय करेगी और जनगणना आयोग तय करेगा, हम उसके साथ में हैं। आपके डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि वो इसका समर्थन करते हैं। इस वजह से किस संदर्भ में है, मेरी इस संबंध पर चर्चा नहीं हो पाई। आने वाले समय में कुछ इम्पोर्टेंट राज्य के चुनाव आने वाले हैं और मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप स्टार कैंपेनर हैं, आप अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करने। तो आप कर्नाटका में
मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो चार बड़े प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब डबल इंजन की सरकार। तब शासन की गति मीटर गेज की नहीं होती, बुलेट ट्रेन की होती है, और यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में देखने को मिलता है। वहाँ विकास के कार्य हों, वहाँ पर लोक कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीनी धरातल पर उतारने का हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो, समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त होती हैं, हो रही हैं, और ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे ढंग से वहाँ देखने को मिलती हैं। कर्नाटका में थोड़ा बहुत ऑपोजिशन देखा जा रहा है कि कुछ समय से थोड़ी प्रबल है, जैसे कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत मजबूत हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी से कांटे की टक्कर की उम्मीद है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की भी सरकार जो है काम कर रही है। तो इन सब के रहते आपको उम्मीद है कि क्या इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, कांग्रेस की कुशासन से देश उब चुकी है। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, दोनों जगह जनता में एक असुरक्षा का सा वातावरण है। डेवलपमेंट के कार्य बाधित हुए हैं। शासन की योजनाओं का लाभ ईमानदारी से समाज के प्रत्येक तबके को नहीं प्राप्त हो पा रही है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, विकास एक स्पीड पकड़ा है। और मैंने कहा ना कि जब सेंट्रल में जिस विचारधारा की सरकार है वही उसी पार्टी की सरकार राज्य में है, तो विकास की दर दुगनी होती है, कई गुना बढ़ती है। तो डबल इंजन की सरकार का लाभ न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में बल्कि विकास की हर योजना के साथ साथ लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी जुड़ती हुई दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी शासित दोनों राज्यों में ये सब लाभ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा का क्या असर पड़ा है पूरे देश में? क्या इससे राहुल जी की छवि में कोई अंतर पड़ा है? राहुल जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उनका एक ये रहा है कि नफ़रत के बाज़ार में हमें एक मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सीधा सीधा निशाना आप लोगों पर है, ये कह कर कि आप लोग नफ़रत फैला रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहें? 1947 से क्या कर रहे हैं लोग? इस देश में जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर ये विभाजन तो कांग्रेस की ही देन है। तो जो उन्हें विरासत में मिला है वही तो देश को दे रहे हैं, उन लोगों ने तो वही किया है, तो स्वाभाविक रूप से वही काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी जो हैं अपनी नकारात्मकता को छोड़ते ना तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलता है, लेकिन नकारात्मकता उनकी सारी उपलब्धियों पे पानी फेर देती है। तो आपको लगता नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ प्रदेशों पे कोई असर रहा है, जैसे कर्नाटका हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब प्रदेशों पे कोई? देखिए, किसी भी कार्यक्रम में भीड़ की उपस्थिति से आप उसकी सफलता को नहीं मान सकते। कॉमन मैन ने उसको किस रूप में लिया है, इसके अलावा और कितनी दूर तक, कितनी देर तक उसका इम्पैक्ट होगा, ये भी उस पर निर्भर करता है। उस पार्टी का अपना विषय, अपना एजेंडा होगा, अपना उसको करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको देश के सामने ये भी बताना चाहिए कि उसका उद्देश्य है क्या। अयोध्या में राम मंदिर का काम अब करीब करीब पूरा होने वाला है, तो अब अगला काशी और मथुरा को आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये सरकार यहाँ और 4 साल है, तो काशी मथुरा का आपकी सरकार का क्या रवैया रहेगा? देखिए, काशी में आप देख रहे हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है जी। आज काशी एक नए कलेवर के रूप में पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं काशी से